आज के इस अध्याय में हम लोग बंगाल में ब्रिटिश राज की स्थापना की आरंभिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। बंगाल मूल रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भारत के पूर्वी भाग का एक दूरस्थ सूबा था। बिहार और उड़ीसा उसके पास के अन्य सूबे थे। मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल में ये तीनों सूबे अलग अलग थे और अलग अलग सूबेदारों के द्वारा प्रशासित होते थे। 1705 में औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कुछ समय के उपरांत उड़ीसा उसे सौंप दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा के काल में निर्मित हो पाई। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ब्रिटिश डॉक्टर बॉटन के द्वारा एक शाही परिवार की महिला का उपचार सफलतापूर्वक कर दिए जाने के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में केवल 3,000 रुपये वार्षिक कर देने पर मुक्त व्यापार करने की छूट मुगल सम्राट से प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप औरंगज़ेब के शासनकाल में ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना और अन्य स्थानों पर भी अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। 1698 ईस्वी में मुक्त व्यापार की छूट के अलावा अंग्रेज़ों को सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर, जहाँ इस समय कलकत्ता की आबादी निवास करती है, कलकत्ता बसा हुआ है, वहाँ का क्षेत्र जमींदारी में प्राप्त हुआ। इस सुविधा को देने वाला वहाँ का तत्कालीन सूबेदार अजीम शान था। इस जमींदारी के अधिकार के लिए कंपनी को केवल 1200 रुपये वार्षिक कर के रूप में चुकाने पड़े। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इस रियायत की पुष्टि करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई, जिसके अंतर्गत कंपनी कलकत्ता के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर अपने उपयोग के लिए ले सकती है। कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती है। सूरत में भी 10,000 रुपये की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा कंपनी के जो सिक्के बम्बई के टकसाल में ढलते थे, उन्हें मुगल साम्राज्य में उन्हीं सिक्कों के समान, जो मुगल सिक्के थे, उन्हीं के समान मान्यता प्राप्त की गई। इसीलिए इतिहासकार ओम्स इस संधि की शर्तों को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा तक कहते हैं। 1727 में जब बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां इस लोक से चल बसे, तो उनका जमाई शुजाउद्दीन बंगाल का नया सूबेदार बना और वह 1739 तक अपने पद पर बना रहा। अंग्रेज अपनी स्थितियों को लेकर के बड़े अनिश्चित थे और अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए इसे अंग्रेज धन देकर संतुष्ट करते रहे। 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत अली वर्दी खां बंगाल का नया सूबेदार बना। यह पहले नायब सूबेदार था और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खां को मौत के घाट उतारकर समस्त प्रदेश का स्वामी बन बैठा। इस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसीलिए उसने अपने सूबेदारी के अधिकार की पुष्टि मुगल शासक मोहम्मद शाह को पैसे देकर के करवा ली। 1748 में उसने अंग्रेज़ों से धन मांगा और अंग्रेज़ों ने चुपचाप अली वर्दी खां को 1.5 लाख रुपया उपलब्ध करवा दिया। इसके एवज में अंग्रेज वहाँ पर व्यापार करते रहे। इसी समय बंगाल पर भी मराठा सरदार रघुजी भोंसले के आक्रमण आरंभ हो गए, तो उससे परेशान होने के कारण सूबेदार अपने शासन के अंतिम 15 वर्षों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। इसके विपरीत मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए
अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियों के चारों ओर खाइयाँ और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनवा ली। अलीवर्दी खां ने इस निर्माण का विरोध किया और ये कहा कि मैं बंगाल को कर्नाटक नहीं बनने दूंगा। इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि अलीवर्दी खां एक दूरदर्शी शासक था और वह अंग्रेजों के प्रति सजग भी था। इस संबंध में अंग्रेज इतिहासकार स्क्रैप्टन लिखते हैं, अलीवर्दी खां यूरोपवासियों को एक मधुमक्खियों के समान समझता था, जिससे शहद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि इनको छेड़ा गया तो वे डंक भी मार सकती हैं। अर्थात वे जब तक हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हैं उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनके हितों पर यदि नुकसान होता है तो वह किसी भी सीमा तक जाकर के नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी आ जाती हैं। ऊपरी मन से वह कहता था, अंग्रेजों ने मेरे साथ में क्या बुराई की है जो मैं उनका बुरा करूं, उनका अहित चाहूं। यह अलीवर्दी खां की दूरदर्शिता ही थी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भी कलकत्ता और चंद्रनगर में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हो पाया। (1756) में 75 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खां इस दुनिया से विदा हुआ। उसके केवल 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी लड़की का नाम घसीटी बेगम था और उसके भी कोई लड़का नहीं था, लेकिन वह सिराजुद्दौला के विरुद्ध थी। अलीवर्दी खां की दूसरी लड़की का लड़का शौकत जंग था और घसीटी बेगम ने शौकत जंग को अपना समर्थन दिया। इस समर्थन में उसके दीवान राजवल्लभ का भी हाथ रहा। सिराजुद्दौला इसकी सबसे छोटी लड़की का लड़का था जो अलीवर्दी खां को सबसे ज्यादा प्रिय था। तीनों पुत्रियां जो अलीवर्दी खां की थी, उनके पति उनके जीवन काल में ही इस दुनिया से चल बसे। इसीलिए उन्होंने अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को, जिसका मूल नाम मिर्जा मोहम्मद है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नवाब बनने के समय सिराजुद्दौला की आयु केवल 20 वर्ष की थी। नवाब बनते ही सिराजुद्दौला पर अनेक जिम्मेदारियों का भार आ पड़ा। अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को सलाह दी कि यूरोपीय जातियों को इस देश में फैलने से रोकना है तथा उनकी सारी गतिविधियों पर ध्यान देना है। इससे भी मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया होता यदि ईश्वर ने मेरे दिन बढ़ा दिए होते। अब यह काम तुम्हारा है। तीनों को एक साथ निर्बल बनाने का विचार मत करना। अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उन्हें पहले ध्वस्त करो। जब तुम उन्हें ध्वस्त कर लोगे तब दूसरे लोग तुम्हें बहुत कम कष्ट पहुंचाएंगे। उसने सिराजुद्दौला को यह भी सलाह दी कि अंग्रेजों को किलेबंदी करने या सैनिक रखने की आज्ञा मत देना। यदि तुमने ऐसा किया तो यह देश तुम्हारा नहीं रह पाएगा। जितनी आसानी से सिराजुद्दौला अपने नाना की अनुकंपा से बंगाल का नवाब बना, लेकिन बंगाल की गद्दी, बंगाल का राजकाज उतना आरामदायक सिद्ध नहीं हुआ। राजवल्लभ की सहायता से अलीवर्दी खां की जो सबसे बड़ी लड़की थी घसीटी बेगम, उसके द्वारा सिराजुद्दौला का विरोध आरंभ हो गया और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास आरंभ किया। अलीवर्दी खां का सेनापति और सिराजुद्दौला का बहनोई मीर जाफर भी नवाब बनना चाहता था और इसीलिए वह भी सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का प्रयास करने लगा। आरंभिक वर्षों में सिराजुद्दौला ने अपनी इन समस्याओं पर कोशिश करके नियंत्रण रखने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक वह इन विरोधी ताकतों को दबा के नहीं रख सका और सिराजुद्दौला का विरोध उसके राज्य में आरंभ होने लगा।